प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आप सबका स्वागत है। वर्तमान में एक निर्णय बिहार सरकार का आया है, जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण 75% किया है। इस 75% आरक्षण में 10% आरक्षण सवर्ण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आरक्षण की राजनीति से वास्तव में राष्ट्र और प्रदेश विकास की ओर जाएगा? क्या वास्तव में आरक्षण के माध्यम से प्रदेश और देश के लोगों का आर्थिक उत्थान हो सकेगा? सवाल ये भी है कि क्या पूरी दुनिया में भारत के अलावा किसी अन्य देश में आरक्षण है और आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से दुनिया के किसी देश ने प्रगति की है? ये सब सारे यक्ष प्रश्न हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो आरक्षण व्यवस्था हमारे नेता लेकर आए हैं, उस आरक्षण व्यवस्था का परसेंटेज देश की आबादी के अनुपात में कितना है? मैं समझता हूं प्रदेश और देश की आबादी में आरक्षण व्यवस्था से मुश्किल से 1% लोगों को लाभ होता हो तो होता हो। बाकी 99% जो आबादी है उसको अपने रोजगार के माध्यम कुछ और ही अपनाने पड़ते हैं। तो क्या 1% लोगों को सपोर्ट देकर आप प्रदेश का और देश का वास्तविक विकास कर सकते हैं? मेरे अनुमान से, मेरे ही क्या, शायद हम सभी का यही कथन होगा कि यह संभव नहीं है। तो फिर इस देश में ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे देश का अंतिम छोर का वह व्यक्ति जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर है, सामाजिक रूप से अत्यधिक कमजोर है, वह हमारा देश का नागरिक कैसे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्षम और समृद्ध हो सकेगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। इतने लंबे काल में आज़ादी के जितनी सरकारें आई हैं, शायद गरीबी का मुद्दा किसी सरकार ने छोड़ा हो। सब हर चुनाव में गरीबी की बात करते आए हैं। गरीबी की बात करने का उनका उद्देश्य, जहां तक मैं समझता हूं, वह केवल बात करते ही रहना चाहते हैं, गरीबी को दूर नहीं करना चाहते। उनका उद्देश्य है कि बस हर चुनाव में हम गरीबों को लुभावने वादे से आकर्षित करें और सत्ता पे अपना आक्रमण करें, सत्ता पे अपना कब्जा करें, सत्ता प्राप्त करके अपना जीवन अच्छे से गुजारें। वास्तविक राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो हमारे नेताओं को एक एक नागरिक के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। हमारे नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में इस देश के हर अंतिम छोर के व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान कैसे हो सकेगा। आज आप ये देखिए, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा कितनी महंगी है ये वही लोग जानते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज शिक्षा क्या वास्तव में सुलभ है? क्या वास्तव में शिक्षा अच्छे ढंग की सरकार दे पा रही है? क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में खड़ा किया है जिससे शिक्षा प्राप्त करके एक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर समाज में अपना एक उच्च स्थान प्राप्त कर सके? ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं। देश के हित के विषय में सोचने पर, प्रदेश के हित के विषय में सोचने पर हम ये पाते हैं कि कोई ना कोई व्यवस्थाएं इस तरीके की होनी चाहिए कि वास्तव में जो इस देश का गरीब है वह गरीब ना रह सके, उसका आर्थिक उत्थान हो।
ये देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था, और जिस ज़माने में ये सोने की चिड़िया कहलाता था, उस ज़माने में जात पात से ऊपर उठकर हर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम और समृद्ध था। बाद में जब जब जैसे जैसे इस देश के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किया, विदेशियों ने इस पर कब्जा किया, विदेशियों ने इस पे राज करने के लिए अपनी नई नई व्यवस्थाएं बनाई, उनके चलते इस देश के लोग गरीब होना शुरू हुए। और अंग्रेज़ों ने आके तो अति करी। अंग्रेज़ों ने इस देश को अपना राजपाट ठीक से चलाने के लिए इस देश को जातियों में बांटा, इस देश का वर्गीकरण किया। इस देश का वर्गीकरण उन्होंने केवल राज करने के लिए किया, ना कि वास्तव में इस देश के लोगों को आगे उत्थान करने के लिए किया। आज जो काम अंग्रेज करके गए इस देश पर राज करने के लिए, वही काम हमारे देश के राजनेता कर रहे हैं, और ये अंग्रेजों से ज़्यादा गलत और ख़राब काम कर रहे हैं। जो हमारे नेता इस देश को जातियों के वर्गीकरण में बांट रहे हैं, समाज के वर्गीकरण में बांट रहे हैं, इससे क्या देश एक होगा? क्या देश में एकता का भाव पैदा होगा? देश की एकता सर्वोपरि है। देश की एकता को बनाए रखने के लिए समाज को एकजुट करना बहुत ज़रूरी है। समाज को एकजुट करने के लिए समाज में ऐसी समान व्यवस्थाएं लाना पड़ेंगी जिससे समाज का हर व्यक्ति प्रगति करे, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति योग्य हो, हर व्यक्ति समृद्ध हो, हर व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने में समर्थ हो। ये सब व्यवस्थाएं करनी होंगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। चाइना के अंदर बहुत ख़राब हालत थे एक समय में। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। चाइना के अंदर जनसंख्या का विस्फोट भी बहुत था। चाइना ने उस सब का सामना करने के लिए अपने यहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट का पाठ पढ़ाया। स्किल डेवलपमेंट कराने के साथ साथ चाइना के लोगों की इंडस्ट्रीज़ डलवाईं, और उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट किया, और साथ में कंपनियों का व्यापार बढ़ाने के लिए विदेशों में चाइना के उद्योगों की गारंटी ली, और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से चाइना ने प्रोडक्शन का खड़ा किया, और जीडीपी चाइना ने अपनी बढ़ाई, और जीडीपी के बढ़ने से चाइना का आर्थिक उत्थान हो सका, और उससे वहाँ का हर व्यक्ति भी सक्षम और समृद्धता की ओर बढ़ा। चाइना, मेड इन चाइना, एक समय के पहले मेड इन चाइना से कुछ नहीं आता था, मेड इन जापान होता था, मेड इन जर्मनी होता था। हमने जितने प्रोडक्ट बाहर से आते थे, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी लिखे आते थे। रातों रात ऐसा क्या खेल हुआ कि मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान गायब हो गया, और मेड इन चाइना हर जगह हमें दिखने लगा। आज सरकारों को कहना पड़ रहा है कि स्वदेशी अपनाइए। चाइना आपके देश में स्वदेशी अपनाने के बाद भी एक बड़े पैमाने पे आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इस देश को भी अगर आर्थिक रूप से आगे बढ़ना होगा तो इस देश के अंदर हमारे हर नागरिक को स्किल करना होगा, किसी न किसी क्षेत्र में उसको किसी न किसी क्षेत्र में पारंगत करना होगा। और जब हम घर घर में जगह जगह हमको छोटे छोटे लघु उद्योग से लेके मध्यम वर्गीय उद्योग से लेके और बड़े उद्योगों की स्थापना इस तरीके से करना पड़ेगी कि हमारा हर वर्ग उद्योगों से जुड़ सके, हर नागरिक हमारा उद्योगों से जुड़ सके, और हमारे देश से हर आइटम का प्रोडक्शन इतना हो कि हम पूरी दुनिया को उस प्रोडक्शन को बेच सकें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों अच्छी होगी, हमारे नागरिक समृद्ध होंगे, और हमारे नागरिकों के बीच में एकता होगी, एकता का वातावरण होगा, सामाजिक समरूपता होगी। इसके लिए काम करने के लिए आरक्षण व्यवस्था आवश्यक नहीं है। लोगों को रोजगार मूलक बनाना पड़ेगा। रोजगार मूलक का मतलब वो रोजगार खुद तो प्राप्त करें, दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने की क्षमता रख सकें।
इसमें सरकारी नौकरियां जो 1% भी नहीं है आबादी के अनुपात में, उनमें आरक्षण देने से कुछ नहीं होगा। ये वोटों की राजनीति बंद करनी पड़ेगी। वोटों की राजनीति से इस देश का बहुत नुकसान हो रहा है। वो जनता को समझना पड़ेगा इनकी वोटों की राजनीति को, और अपना निर्णय उस आधार पर करना होगा कि ये वोटों की राजनीति का क्रम ये राजनेता करना बंद करके प्रदेश और देश के वास्तविक विकास की धारा में अपना योगदान दें, अपने बुद्धिबल का और अपने कर्मों का प्रतिफल देश हित में प्रदान कर सकें। ये तभी होगा जब जनता भी जागरूक होगी और इनके इस लुभावने वादे से वह इनको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगी, तब जाके ये देश प्रगति की ओर बढ़ सकेगा। आज राजनेता सारी घोषणाएं मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मात्र 6 महीने में कितनी घोषणाएं कर डाली, लुभावनी घोषणाएं, जितनी घोषणाएं सारी की सारी लुभावनी, उसमें कहीं देश का स्थायी विकास नहीं नजर आता। आप चाहे वो कोई सी भी योजना उठा लो, सब लुभावनी है, केवल वोट लेने के लिए है कि मुझे बस वोट भर दे दो तुम, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपकी कोई भी योजना ऐसी नहीं है वास्तविकता के धरातल पे जो प्रदेश के स्थायी विकास में योगदान दे सके। प्रदेश के और देश के स्थायी विकास की योजनाओं के लिए काम करना होगा। नेताओं का दृष्टिकोण स्थायी योजनाओं की तरफ जाए, इसके लिए जनता को इनके लुभावने वादे में ना फंसकर वास्तविकता के धरातल पे बात करने वालों को चुन के भेजना होगा। अब ये आपके सामने एक प्रश्न है कि अब आप भी एक एनालिसिस कीजिए कि वास्तव में यह आरक्षण व्यवस्था प्रदेश और देश के हित में है या प्रदेश और देश को आपस में लोगों के बीच में मतभेद और मनभेद पैदा करने वाली है, और वास्तव में वास्तविकता के धरातल पे आम जनता को इससे कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सबसे ये विनती है कि आप सभी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ में सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इसी प्रकार आपके लिए कार्य करते रहने की एक नई ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते हैं। जय हिंद।